स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जिसमें आज हम लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। तो आइए आज हम लोग अपना टॉपिक सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमको सॉलिड स्टेट में पढ़ना क्या क्या है, हमें कौन कौन से टॉपिक सॉलिड स्टेट की पढ़नी है। सबसे पहला अगर हम बात करें, हमें सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ने के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पे हम लोग सॉलिड्स को टू पार्ट्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पे हम लोग सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट होगा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फर्स्ट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और सेकंड होगा एमॉर्फस सॉलिड्स, सेकंड होगा हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। जहां पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर अगर क्लासिफाई करेंगे तो इसको 4 पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जहां पे फर्स्ट होगा हमारा क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। सेकंड होगा कोवैलेंट सॉलिड, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड, थर्ड हम लोग का होगा मेटेलिक सॉलिड। और नेक्स्ट लास्ट जो होगा हमारा फोर्थ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट होगा क्या, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट हमारा क्या होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड और लास्ट जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और दिन अगर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या आएंगे नेक्स्ट पे, वाइट्स आपके क्रिस्टल लैटिस, हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट, क्रिस्टल लैटिस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस। अब हम लोग जब क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे तो क्रिस्टल लैटिस में इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा यूनिट सेल। यूनिट सेल में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो कई प्रकार के क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं यूनिट सेल में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में, जहाँ पे हम लोग मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ऐसे तमाम प्रकार के क्रिस्टल लैटिस हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब हम लोग क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, पर यूनिट सेल, जहां पे हम लोग बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, बीसीसी की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब हम लोग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात कर लेंगे, देन हम लोग बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। क्या पढ़ेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी आप कर सकते हैं, या इसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के भी नाम से भी पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग इफिशियंसी उसकी क्या होती है। तो हम लोग डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग सबकी पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हम लोग पैकिंग इफिशियंसी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइड्स। क्या पढ़ेंगे, वाइड्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के वाइड्स होते हैं हम लोग, जिसमें टेट्राहेड्रल वाइड, हेक्सागोनल वाइड्स, तो ऐसे कई प्रकार के हम लोग वाइड्स को भी पढ़ेंगे। जिस पढ़ेंगे रेडियस रेशियो, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेडियस रेशियो। अब यहाँ पे रेडियस रेशियो की बात करें, रेडियस रेशियो आर को हम लोग क्या करते हैं, रेडियस रेशियो क्या होता है आप कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, आर प्लस अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ आर माइनस। ठीक है, उसके बाद अगर रेडियस रेशियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी का हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, जहां पे डेंसिटी रो इक्वल टू होता है ZM अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपका इसका फार्मूला हो गया, डेंसिटी का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेंसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, कह सकते हैं इम्प्योरिटी, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स कर सकते हैं, या इम्प्योरिटी इन सॉलिड्स। क्या पढ़ेंगे, इम्प्योरिटी इन सॉलिड्स। ठीक है, इम्प्योरिटी इन सॉलिड्स।
अब यहाँ पे देखिए इम्प्योरिटी या इम्परफेक्शंस को हम लोग फर्दर क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट, पहला हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बाद हम लोग का एक होता है लाइन डिफेक्ट। क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट डिफेक्ट को अगर हम लोग फर्दर क्लासीफाई करें, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या हो सकता है, स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अगर नेक्स्ट हम बात करें, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। देन सेकंड होगा नॉन स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को बात करें, इसको हम लोग फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। पहला अगर हम बात करें, पहला हमारा क्या हो जा सकता है, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना होगा इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करें, जहां पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद अगर हम बात करें, जो हम लोग का फोर्थ होगा, फोर्थ में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात करते हैं नॉन स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग को दो प्रकार से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, पहला हो सकता है मेटल एक्सेस और सेकंड होगा मेटल डिफिशिएंट। मेटल यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मेटल डिफिशियंसी पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लिखेंगे मेटल एक्सेस। अब देखिए मेटल एक्सेस को अगर हम क्लासीफाई करें तो फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। और उसमें हमारा जो फर्स्ट होगा एनायन डिफिशियंसी और नेक्स्ट होगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड में एक और पढ़ेंगे, डिफेक्ट नंबर 3 होगा। तीसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा हमारा क्या होगा, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, जो कि फॉरेन एलिमेंट के थ्रू होता है, जिसको हम लोग डोपिंग करते हैं, जिसके थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये बात करें, ये हमारा कंप्लीट समरी है फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में हमें फर्दर हम आप लोगों को बताते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हमने जैसा आपको बताया कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम उसको पढ़ेंगे। देन अगर बात करें तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग सॉलिड्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। पहला होगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा हमारा क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, क्रिस्टल लैटिस, जिसमें अगर हम बात करें, अगर हम लोग क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में आप लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग वहाँ पे कितने प्रकार के क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, आर्थोरोम्बिक होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, हेक्सागोनल होगा और मोनोक्लिनिक होगा, ट्राइक्लिनिक होगा। हम लोग यहाँ पे इसके पैरामीटर्स पढ़ेंगे, इसके एंगल्स पढ़ेंगे, तो तमाम प्रकार के क्रिस्टल लैटिस की स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके साथ साथ हम लोग एक और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, हेक्सागोनल यूनिट सेल एक हम लोग और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे 4 टाइप्स के। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात की पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी, जैसे अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके कितनी क्या पैकिंग इफिशिएंसी होती है, बीसीसी है उसकी क्या पैकिंग इफिशिएंसी होती है, एफसीसी होती है उसकी क्या पैकिंग इफिशिएंसी होती है, एफसीसी होती है उसकी क्या पैकिंग इफिशिएंसी होगी। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे एक पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ेंगे। उसके बाद वायर्स पढ़ेंगे कि वायर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियस रेशियो, जहां पे हमने आपको फार्मूला बताया, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अगर हम लोग रेडियस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग
पता कर सकते हैं कि एक रेडियस का रेशियो होता है, इस रेडियस के रेशियो के आएगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप रेडियस कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेटल आयन का, तो अगर आपको 0.1552 0.215 आ जाता है, जहां पे अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे तमाम प्रकार के हम लोग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला हमने बताया ρ = ZdM/A3/Na। उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक का लास्ट होगा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, जहां पे क्या कर सकते हैं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, जो हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करें, पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा डिफेक्ट पढ़ेंगे जहां पे कंपाउंड्स की स्टोइचियोमेट्रिक कर सकते हैं, उसके फार्मूला पे कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां पे फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें हम लोग 4 टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट एंड स्पॉट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इसमें हमारा क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं जो केमिकल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें हम लोग आपसे बताया कि 2 प्रकार के हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे, मेटल डिफिशियंसी, जहाँ पे मेटल की क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, या मेटल एक्सेस, जहाँ पे मेटल क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। अब देखिए जब मेटल एक्सेस की बात करेंगे तो मेटल एक्सेस में भी हम लोग 2 प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। पहला ड्यू टू एनएन, यहाँ पे एनायन डिफिशियंसी, एनायन की डिफिशियंसी की वजह से मेटल एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट हम लोग पाएंगे, या कह सकते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसी के साथ हमारा कंप्लीट जो समरी है वो सॉलिड स्टेट का कंप्लीट होता है। सॉलिड स्टेट आप सब जान रहे हैं, सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड होता क्या है, सॉलिड एक प्रकार का क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। हम क्या करते हैं, ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो जो सॉलिड वर्ड है वो कहाँ से है, मैटर, जो सॉलिड स्टेट है वो क्या है, मैटर का एक स्टेट है। तो आइए सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैटर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, जहां पे हम लोग जानेंगे कि जो मैटर होता है, मैटर का जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें फर्स्ट होगा सॉलिड, सेकेंड होगा लिक्विड और थर्ड होगा गैस, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सब कुछ पढ़ चुके हैं। बट हमारा चैप्टर क्या है, सॉलिड स्टेट। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हर एक टॉपिक को जरूर जानेंगे। तो आइए बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर से पहले हम लोग क्या जानेंगे, मैटर। मैटर क्या होता है, अब आपको हमने अभी क्या मैटर की अगर आपसे पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछा जाए या मैटर होता क्या है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस पूरे यूनिवर्स में, इन होल ऑफ द यूनिवर्स, आपको कोई भी ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जिसका जो 2 कंडीशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करे, जिसका क्या होना चाहिए, डिफिनिट मास होना चाहिए एंड ऑक्युपाई स्पेस ऑक्युपाई के, या उसका वॉल्यूम होना चाहिए, या उसका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई भी पार्टिकल्स हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 सब्सटेंसेस which have definite mass and occupy space is known as matter। तो मैटर का हम लोग को डिफिनेशन पता चल गया, मैटर होता क्या है। अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ऑफ मैटर, मैटर के एग्जांपल की बात करें, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, हमारे हाथ में एक मार्कर रखा हुआ है, मार्कर भी क्या है, एक प्रकार का मैटर है। कैसे, अब यहाँ पे देखिए इस मार्कर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ वेट है, हाँ 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम, कुछ ना कुछ मार्कर का क्या है, वेट है। हमको क्या देखने को मिला, इसका पास क्या है, एक डिफिनिट मास है और इसके पास ये क्या है, स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं मैटर है। जैसे ये मार्कर का क्या है, कैप है, मार्कर की क्या है, कैप है। कैप भी एक अपना पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखा हुआ है, वॉल्यूम इस हाँ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, और इसका भी कुछ ना कुछ वेट है, इसलिए कह सकते हैं जो मार्कर का कैप भी है वह भी हमारा एक प्रकार क्या है, मैटर है। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें, हम लोग जितने भी ह्यूमंस बीइंग हैं, यह कह सकते हैं इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल, जैसे अगर हम मिट्टी के कण की भी बात करें, मिट्टी के एक एक कण की बात करें तो वो भी हमारा क्या है, मैटर है। अगर हम बात करते हैं कि जो हवा चलती है, हम लोग को क्या हवा लगती है, हवा चलती है एयर, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का मैटर है। आप देखते हैं
कि जब हवा चलती है, हवा के अंदर क्या होती है, मास होती है। मास होने की वजह से हम लोग जो कपड़े, जैसे कपड़े फैलाते हैं तो कपड़े क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं। तो कपड़ा उड़ता क्यों है, हवा के पास कुछ ना कुछ मास है जो उस अपने मास के थ्रू वो कपड़े को क्या करता है, ढकेलता है, जिसकी वजह से कपड़ा क्या होता है, हिलने लगता है। हम कह सकते हैं एयर भी क्या होता है, हमारा मैटर है। तो हमें एग्जाम्पल में क्या क्या मिला, हम लोग कह सकते हैं एयर। बात करते हैं गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं सभी गैसेस क्या है, मैटर है। या जितने भी सॉलिड्स होते हैं, अगर लिक्विड होते हैं, हाँ सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या कोई भी पार्टिकल्स हम एग्जांपल में ले सकते हैं, सभी क्या है, मैटर के एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, तो हमें मैटर समझ में आया, मैटर क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो जिसका एक डिफिनिट मास होना चाहिए और वह क्या हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो, हम उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब इसी की बेस पे हम मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। मैटर को जब हम लोग फर्दर 3 पार्ट में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, हमारा फर्स्ट क्या आता है, सॉलिड आता है। फर्स्ट क्या होता है, सॉलिड होता है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड, एंड थर्ड क्या पढ़ते हैं, गैसेस पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपसे अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके शेप एंड वॉल्यूम्स फिक्स होते हैं। बट अगर लिक्विड की बात करें, यहाँ पे आप कर सकते हैं वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है, बट जो हमारा शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। शेप नॉट फिक्स्ड, हम लोग कह सकते हैं शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में रखेंगे, आप जिस भी पात्र में रखेंगे, वह उसी का शेप ग्रहण कर लेता है, वह उसी के शेप में उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे लिक्विड के लिए अभी हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, और गैस के लिए हम लोग पढ़ते हैं गैसेस में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे शेप भी आपका क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। यहाँ से आपको क्या समझने को मिला, अगर आपसे बात की जाए सॉलिड्स में शेप वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। गैस में क्या होता है, वॉल्यूम और शेप, जहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता। और गैस में क्या होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। आइए इसके एग्जांपल की बात करें। जैसे जनरली आप जानते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स लिए जाए, आप उनको देखते हैं। अगर हम बात करें इसी मार्कर की बात करें, इस मार्कर को आप देख रहे हैं, इसकी क्या है, शेप और साइज क्या है, फिक्स्ड है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर इस पार्टिकल्स को इसको अगर हम कहीं पे रखेंगे, तो हम बता सकते हैं ना कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी ब्रेथ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, तो इतना पर्टिकुलर स्पेस कवर करेगा। हम इसको पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रखेंगे तो इतना पर्टिकुलर स्पेस क्या करेगा, कवर करेगा। हाँ, क्योंकि इसका शेप और साइज वॉल्यूम तीनों क्या है, फिक्स्ड है। बट यहाँ पे अगर बात करें लिक्विड के केस में आप जानते हैं वाटर, आप पानी को देखिए, पानी का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम बात करें, जैसे वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब, अगर हम कोई एक यूटेंसिल लेते हैं, जैसे यूटेंसिल की बात करें, अगर हम उस यूटेंसिल में 1 लीटर क्या ले लें, 1 लीटर वाटर ले लें। अब देखिए, अगर 1 लीटर वाटर की बात करें, अगर हम इसको किसी भी ग्लास में अगर हम फिल करेंगे तो क्या करेगा, ग्लास का शेप ले लेगा। हम लोग अगर इसको किसी टब में फिल करें, किसी भी टब में फिल कर लें तो टब का शेप ले लेगा। यदि अगर हम इसको किसी भी बॉटल में अगर हम इसको फिल करें तो क्या कर देगा, बॉटल का शेप ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। अगर ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर हो जाएगा, ये 1 लीटर रहेगा, और ये क्या रहेगा, 1 लीटर रहेगा। बट इसका क्या होगा, शेप डिफरेंट चेंज होता गया। जैसे जिस हम बर्तन में जिस सब्सटेंस में हम इसको रखते गए, वो उसी का क्या कर लिया, शेप को ग्रहण कर लिया। ठीक है, उसी शेप में वो अपने आप को चेंज करता चला गया। बट इन केस ऑफ गैस की बात करें, गैस में आप देखते हैं, गैस में देखिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है। इसलिए देखिए वॉल्यूम यहाँ गैस में क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए, ये कोई भी एक क्लोज्ड वेसल है, क्या हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है, और अगर हम इसमें एक थोड़ा सा गैस क्या कर दें, फिल कर दें, तो आप जैसे ही गैस को यहाँ फिल करेंगे, ये क्या करेगा, पूरे क्लोज्ड वेसल का क्या कर लेगा, शेप को क्या कर लेगा, शेप कवर कर लेगा, पूरा इसका वॉल्यूम क्या करेगा, कवर कर लेगा। अब इसी गैस को अगर आप एक बड़े से क्लोज्ड वेसल में रखिए, जैसे आप क्लोज कंटेनर में रखेंगे, ये क्या करेगा, इस पूरे कंप्लीट क्लोज कंटेनर का
वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा। इसीलिए आप नॉर्मल आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम सबके घर में गैस है, आप देखते हैं गैस जरा से भी लीक करता है वो पूरे मकान क्या होता है, महकने लगता है, पूरे मकान महकने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वो जहां तक ट्रेवल कर सकता है वहां तक ट्रेवल करेगा, जितनी उसकी रीच होगी वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा और हर जगह उसको आपके स्मेल महकती रहती है। अब उसी प्रकार परफ्यूम, आप बॉडी स्प्रे, ये सब क्या है, ये सब गैसेस हैं। आप देखते हैं बैलून को, देखिए बैलून में आप जब गैस भरेंगे तो वहां पे भी देखिएगा उसका भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। आप बैलून में आप जितना गैस भरेंगे उतना ही गैस फिल होता चला जाएगा, उसका आकार वैसे ही चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं गैस में वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, शेप क्या वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होते। वो लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता, और शेप एंड वॉल्यूम दोनों यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं। अब देखिए आइए हम एक क्लोज कंटेनर के थ्रू हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है सॉलिड, और सॉलिड में जो पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसकी बात करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए कोई भी सॉलिड होगा, कोई भी सॉलिड होगा, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो इसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। क्या होंगे, वे इसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें, जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो जाहिर सी बात है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होते हैं, जो यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो सॉलिड्स के कंपेयर में लूजली बॉन्डेड होता है। वो सॉलिड्स के कंपेयर में क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाने की वजह से इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, किसकी बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसको हम लोग कंप्रेस कर पाएंगे, नहीं कंप्रेस कर, क्योंकि ये देखिए ये इसका क्या है, शेप है। अब ऊपर से आप क्या है, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके पार्टिकल्स इसके बाहर तो नहीं जा सकते, इसके पार्टिकल्स इसके बाहर तो नहीं जा सकते। इसलिए जब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, अपने स्पेस को, अपने एक दूसरे पार्टिकल्स को जरा सा भी हिल डुल नहीं पाएंगे, और इसी वजह से इनको आप कंप्रेस नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। बट यहाँ पे देखेंगे जब लिक्विड के केस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स तो होते हैं बट इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर, हम बात करते हैं जैसे अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है, सॉलिड्स के कंपेयर में कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है, सॉलिड्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। इसलिए हम लिक्विड को क्या करते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। आप देखते हैं किसी भी अगर हम पॉलीथीन में पानी को फिल करें और ऊपर से प्रेस करेंगे वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे वाटर क्या करता है, तैरता रहता है, वाटर क्या करता है, मूव करता रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हम कंप्रेसिबिलिटी है हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, सॉलिड्स के कंपेयर में कम होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, सॉलिड्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। बट अगर हम किसकी बात कर दें, गैसेस की बात कर दें, तो गैसेस देखेंगे, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरा कंप्लीटली कंटेनर में क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं, पूरा कंटेनर को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स फैल सकते हैं, जितना ज़्यादा पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा सकते हैं उतना ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हुआ ये पूरा क्या हुआ, पूरे इसका वॉल्यूम को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस हर एक
कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब्सटेंस के अंदर कैसे फील होते हैं, किसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ भी बात करते हैं, अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, आप बताइए गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, जैसे बैलून देखते हैं ना, बैलून को आप फुलाइए, काफ़ी ज़्यादा फुलाए, उसके बाद आप कंप्रेस करेंगे, आसानी से पूरा कंप्लीटली कंप्रेस हो जाता है। और बैलून कंप्रेस होता है, जो भी गैसेस होते हैं, आप किसी भी गैसेस में आप फिल करेंगे, आप उसको जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। अगर यहाँ पे बात कर लें, कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। किसके केस में, गैसेस की केस में, गैसेस के केस में कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो बच्चों ये रहा हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। अब आइए हम अपने पॉइंट्स पे चलते हैं, हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है, सॉलिड स्टेट। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है बच्चों। जनरल दैट स्टेट ऑफ मैटर, that state of matter whose constituent particles are bonded with strong force of attraction। यहाँ पे हमने सॉलिड्स की क्या डेफिनेशन दिया, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपसे एग्जांपल की बात कर लें, आप लोग एग्जांपल क्या देंगे, सॉलिड्स की एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल सॉल्ट NaCl, हाँ ये हो गया आपका ZnCl2 हो गया, ये भी क्या है आपका सॉलिड है। अब यहाँ पे देखिए कॉपर का वायर हो गया, आप जनरली देखते हैं एल्युमिनियम देखते हैं, सिल्वर, आप यहाँ बात करें सिल्वर की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, हाँ उसके साथ साथ आप कह सकते हैं जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, डायमंड्स, इसकी बात करते हैं डायमंड्स, ग्रेफाइट, इसकी बात करते हैं ग्रेफाइट की बात है। ये सब एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स हो गए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं। हाँ अगर हम यहाँ से आपको बात करें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगर यहाँ पे सबसे पहला हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है जनरल प्रॉपर्टी में, हमने अभी देखा सॉलिड्स हैव डिफिनिट, क्या हो सकते हैं, डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स के क्या होते हैं, शेप साइज एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर सेकंड बात करें, सॉलिड्स की सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव इन सॉलिड्स कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अमंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा हम कह सकते हैं कि जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट अगर बात करें जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी लो होगी तो जो डिफ्यूजिंग पावर होगा क्या होगा, डिफ्यूजिंग पावर वो क्या होगी, लो होगी। डिफ्यूजिंग पावर क्या होती है, लो होती है। कहने का मतलब जितने भी सॉलिड्स होते हैं सॉलिड्स को हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं, नहीं डिफ्यूज नहीं कर सकते। ये हो गया प्रॉपर्टी, दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब
आगे बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। हम लोग फर्दर सॉलिड्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। आइए यहीं पे हम लोग सॉलिड्स को क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स करेंगे तो सॉलिड्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, 2। फर्स्ट हमारा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहला हमारा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकेंड क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हम उनको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो बी नोन एज ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड्स के सभी जनरल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसीलिए हम सॉलिड्स को क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को नाम से भी जानते हैं। सॉरी, जितने भी क्रिस्टलाइन उनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग सूडो सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। किसके, सूडो सॉलिड्स। सूडो मतलब होता है कि ऐसा पार्टिकल्स जो अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करते हो, जो अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। तो जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स के जनरल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, सूडो सॉलिड्स के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करेंगे कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। जिसमें हमने आपको बताया था हमारा पहला क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स। सेकंड हमारा हमने क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट सॉलिड। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड्स। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड। ठीक है, और जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कौन सा पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड हमारा होगा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड थर्ड जो होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और हम लोग यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड्स अलग पढ़ेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो किस प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। फिर मेटालिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम लोग पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एमॉर्फस सॉलिड्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। तो बच्चों ये सब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।